अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ नज़रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने इस पेंडेमिक के माहौल में एक लाइव सेशन स्टार्ट किया जिसमें हम मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात को अपने पास बुलाते हैं और उनसे उनके बारे में जानते हैं और उनके शोबे के बारे में जानते हैं। आज ही ऐसे हमारे पास जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत मौजूद हैं जिनको आप सब जानते होंगे। वक्तन व फ़क्तन आप लोगों ने उनको टीवी पे भी देखा होगा और आज उनसे हम लोग आप गुफ्तगू करेंगे और आपके भी सवालात उन तक पहुँचाएँगे। ऐसे ही आप लोग कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं जो हम उन तक पहुँचाएँगे, उनसे उस बारे में भी पूछेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर ज़ाबिर सईद, जिनका ताल्लुक लाहौर से है और वो मुसन्निफ़ भी हैं, 60 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं और वो मेरे तो पर्सनली उस्ताद भी हैं। तो आए उनसे उनके बारे में जानते हैं बारे में जानते हैं। अस्सलाम जी, वालेकुम बहुत सर। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, वैद क्या हाल है आपका? ठीक है? सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। और सर सबसे पहले तो मैं आपको जानना चाहूँगा कि आपकी सेहत कैसी है और कोरोना से कैसे महफूज़ हैं आप? क्योंकि हमें जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ये एक जी, जी, बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गुज़िश्ता साल से मुसलसल स्टूडेंट्स को भी कह रहा हूँ और मैंने वक़्तन-फ़वक़्तन जो है, इस हवाले से मुख्तलिफ मैसेजेस भी जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी शेयर किए हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ फ़ोरम्स पे भी बार-बार कह रहा हूँ कि जितना एहतियात कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और देखें पाकिस्तानी जो कौम है उन्होंने जो एहतियात नहीं की और अब उसके रिज़ल्ट्स जो हैं हमारे सामने आ रहे हैं, जिसको मज़ाक समझा हुआ था इन्होंने। और अब पैंडेमिक की जो तीसरी जो ये वेव है, ये इसने काफ़ी लोगों को अपनी लपेट में ले रखा है। तो अभी भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अगर हमने ये 8-10 दिन मज़ीद एहतियात ना की, 15-20 दिन, तो खुदा ना ख़ास्ता जो अगले 8-9 माह हैं, ये हमारे लिए बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आप जानते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी इस टाइम बंद है और अगर हम लोग ये पेंडेमिक ना होता तो हम लोग शायद स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे होते सामने बिल्कुल। लेकिन जी, अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली। हमें इस तरह ही इंटरैक्ट करना पड़ेगा। नहीं, ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म सर है और मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि यस। मैंने पाकिस्तान में पहला जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, मीडिया स्टडीज़ का, तो मैं 12 साल पहले कायम किया था। तो मेरे लिए नई चीज़ नहीं है, मैं तो ऑलरेडी ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो दे रहा हूँ। तो लेकिन हमारे पाकिस्तानी मुआशरे के लिए ये नई चीज़ थी और ख़ास तौर पे 1.5 साल से जो सिलसिला चल रहा है। लेकिन मैं 12 साल से ही इस ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा हूँ। जी। ये हम लोग आएँगे ये जो डिजिटल मीडिया की तरफ भी, इसका भी एक पोर्शन हमने इंटरव्यू में रखा है। सबसे पहले सर आपके बारे में जानना चाहेंगे कि मैंने रिसर्च के मुताबिक मुझे पता है कि आपके जो वालिद हैं वो तो जर्नलिस्ट थे, उनको हम सब जानते हैं और जो आपकी वालिदा हैं, वो डॉक्टर थी। तो जैसे जी। आपने भी एफएससी मेडिकल की थी और लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मतलब आपको मुश्किल हुई घर में चूज करने में कि कौन सा प्रोफेशन आपने चूज करना है, आपने डॉक्टर की तरफ जाना है या जर्नलिस्ट? और उस टाइम तो जर्नलिज्म में इतना चार्म भी नहीं था जिस तरह से आज ग्लैमर है उसमें। तो उस वक्त आपके क्या किस तरह क्या सोच के आपने इस फील्ड में आए थे? देखिए एक्सीडेंटली आया हूँ इस फील्ड में मैं अक्सर ओपनली बहुत से फोरम्स पे कह चुका हूँ पहले ही। मेरी वालदा चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ और फिर उनकी ख्वाहिश थी कि चले अगर बेटा डॉक्टर नहीं बना तो कम से कम बीवी उसकी डॉक्टर आए। तो मैंने उनकी दोनों ख्वाहिशें ये पूरी नहीं की। तो मैं कभी-कभी इसमें अब शर्मिंदा भी होता हूँ, गिल्ट भी फ़ील करता हूँ। लेकिन ये है कि उनकी जो बिज़ीएस्ट लाइफ़ थी और बिज़ीएस्ट स्केड्यूल था, वो मैंने ये सोचता था कि मैं भी इसी तरह एक मशीन बन जाऊँगा और टाइम नहीं दे पाऊँगा फैमिली को ना। इसी तरह दूसरा बिल्कुल। जो वालिद साहब की तरफ थे, वालिद साहब चाहते ही नहीं थे कि मैं जर्नलिस्ट बनूँ। जब मैं बहुत छोटा था, स्कूल गोइंग था, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा उस ज़माने में मुझे याद है, हमारे घर में सारी फ़ाइल अखबारों की ज़रा वालिद साहब उस वक़्त जंग के एडिटर थे, तो घर पे आया करती थी। मिड 80s की बात है, लेट 80s और मिड 80s के दरमियान की मेरा जो स्कूल का बल्ब जो 4th-5th क्लास का जो दौर है, उसमें मुझे याद है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसमें जो बच्चों का जंग आता है या बच्चों का जो अखबारात आते हैं, उसमें मेरी कुछ तहरीर छपे। ज़रा मैं देखता था वालिद साहब की छपती है, तो मैं चाहता था मेरा भी कोई नाम छपे और कोई मैं अपना जो कैथारसिस है लिखने पढ़ने का, वो मेरा निकले। बिल्कुल। तो आपको पता है घर का जो माहौल है, फ्रॉइड भी यही कहता है, यूंग भी यही कहता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है।
अगर किसी भी शख्सियत का आप हम साइकोएनालिसिस करें तो घर का माहौल ही उसकी किसी भी बिहेवियर का, उसकी शख्सियत की तामीर का जिम्मेदार होता है। केवल उसमें एग्रेसिव बिल्कुल। वो उसका बिहेवियर है या उसका पोलाइट है, तो बड़ी चीजें डीएनए के साथ साथ जो है वो घर का माहौल, माँ बाप की तरबियत, माँ बाप की अपनी जो उनकी गुफ्तगू है वो बड़ी मैटर करती है। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो ऑब्वियस है दादा दादी से ये सब मैटर करते हैं। तो मेरे दादा भी बड़े लर्नड आदमी थे, वो रिलीजियस स्कॉलर भी थे, उसके अलावा वो मुस्लिम लीग के वो उसके बड़े फाल रहनुमाओं में से भी थे और पाकिस्तान मूवमेंट में उनका बड़ा अहम रोल है। इसके अलावा शायर भी थे। उनका मुझ पे बड़ा लाडला था। ये तो उनका असर आ गया। दूसरा, मेरी दादों ने परवरिश ऐसी की कि उसमें मतलब अदब, रिस्पेक्ट और ये चीजें सारी बड़ी काउंट करती थी। फिर उनको मैं नमाज पढ़ते देखता था, बड़ी बड़ी मेरे लिए बड़ी इंस्पिरेशन थी कि दादो जो हैं वो मोतिये के फूल पास रख के, खास खुशबू होती थी उनके पास से आती थी, हमेशा उनके बिस्तर से आती थी। तो बड़ी बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी। मैं बता रहा हूँ ना कि बच्चों के लिए ये जो माहौल होता है ना, ये बड़ा ही अहम होता है। तो फिर मैं वो दादी की मैं उसी में से कॉपी करता था शायद, कि वैसे ही माहौल बने, वैसे ही मैं जाए नमाज में बैठूं, नमाज पढ़ूं। उन्होंने मुझे नमाज सिखाई, उन्होंने शुरू में मुझे वाकयात जो अंबिया कराम के वो सुनाए। तो ये मेरी समझ लें कि ट्रेनिंग का आगाज हो रहा है उससे, जिससे मेरा फिर उसके थॉट्स लिखने की तरफ गया। फिर वालिद साहब का देखना कि उनका टेलीविजन पे उस जमाने में, सॉरी, अखबारों में आना, नाम छपना, तस्वीरें छपना। फिर जो जितने उस जमाने के बड़े बड़े लोग थे, जो जो बड़े बड़े राइटर्स हैं इस वक्त, वो बड़े नाम हैं, अताउल्लाह कासमी साहब हैं, अहमदुद्दीन कासमी साहब हैं, मुजफ्फर वारसी साहब हैं, और बड़े बड़े जो नाम हैं, ये सारे के सारे हमारे घर में मुख्तलिफ मौकों में इकट्ठे होते थे, या वाले साहब मुझे उनकी तरफ ले जाते थे। एक तो ये एक्सपोजर बन रहा था कि मैं सीख रहा था बुजुर्गों की सोबत से, उनके उनके साथ उठने बैठने से। तो ये तो कह रहे ना कि यही आपका ये आगाज है। लेकिन हुआ क्या कि मेरे वालिद साहब नहीं चाहते थे कि मैं जर्नलिज्म में आऊं। वालदा जरूर चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन वालिद नहीं चाहते थे कि मैं जर्नलिज्म में आऊं। भले डॉक्टर बनूं, जो मर्जी करूं, लेकिन जर्नलिज्म में ना आऊं। कहते इसमें सिर्फ जो है ना इंसान एक थैंकलेस जॉब है और इसमें कोई फायदा नहीं है। तो मेरे वाले साहब जो कि वापडा में भी रहे, वापडा के एडिटर रहे, खबरनामा बरकाह के, और बहुत आला उहदों पे काम किया उन्होंने। फिर पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट भी हैं। तो जर्नलिस्ट भी आया करते थे, अदीब भी आते थे सारे घर में। मैं उनको देखता था। तो ये मेरा समझ लें वो ग्रूमिंग हो रही है कि मैं एक बच्चा जो है वो उस तरफ आना चाह रहा है। फिर किताबें हर तरफ घर में, हजारों किताबें पड़ी हुई हैं, शेल्फ्स भरे हुए हैं, उसमें से किताब निकालना, पढ़ना शुरू कर देना। सुबह उठे तो पूरी फाइल आई हुई है, 8-10 न्यूज़पेपर आए हुए हैं, तमाम मैगजीन आ रहे हैं। तो देखिए एक माहौल बनता जा रहा है। फिर वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं अम्मी अब्बा। फिर उसके बाद दादा का भी बहुत असर था, वो भी बहुत लिटरेरी आदमी थे। तो ये सारी चीजें मिलके मेरी कहने के एक घर में एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया, जिसने अट्रैक्शन पैदा कर दी मेरी किताब से, अदब से, लिटरेचर से, और उसके बाद जर्नलिज्म से। सो वो जब, लेकिन मैंने जब पहला आर्टिकल अपने वाले साहब को दिया, ये इसको देखिए, तो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, सहाबा से ब्लागियात तक का जो दिबाचा है, कि वाले साहब ने ना गुस्से से उसमें बेशुमार दायरे बनाए। पहले तो जिसे आप कहते हैं अंडे बना देना, और जू जू उनके दायरे बन रहे थे, मेरा दिल जो है ना दुखी होता जा रहा था। छोटा सा था मैं, और मेरा ख्याल था कि बड़ी वो तारीफ करेंगे, बड़ी मुझे वो अप्रिशिएट करेंगे। अप्रिशिएट क्या होना है, वो दायरे बन रहे हैं, दायरे बन रहे हैं, मेरा दिल दुखे जा रहा है, दुखे जा रहा है। अल्टीमेट उन्होंने ना गुस्से से वो फेंक दिया। मुझे अभी तक याद है, उन्होंने ना ऐसे गुस्से से वो पेपर ऐसे फेंक दिया। कहते इसमें कुछ नहीं है, तुम नहीं राइटर बन सकते, तो तुम ना मतलब अपनी फोकस करो, शुड फोकस ऑन योर ओन स्टडीज, एंड मतलब इसमें इसमें कोई फायदा नहीं है, आप इसमें नहीं आगे आ सकते। मुझे बड़ी सदमा हुआ, बड़ा मैं डिसहार्ट हुआ। और उम्र भी ऐसी है कि वो अभी ये नहीं पता कि वाले साहब क्या चाह रहे हैं। उन्होंने बहुत बाद में बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मगर मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। कैथारसिस जो है ना, जैसे अरस्तु ने फर्स्ट टाइम, अरिस्टोटल ने इसको इस्तेमाल किया था। तो अल्टीमेट अब ये जो कैथारसिस जो है ना, कैथारसिस निकालना बड़ा जरूरी होता है। मुख्तलिफ चीजों का एक कैथारसिस होता है।
तो वो कैथारसिस निकलना ही था, वो कहीं ना कहीं मैंने उसको राइटर बनना ही था। वो मेरे डीएनए में भी था, कह लें, अब मेरे अंदर माहौल भी शो कर रहा था कि मैंने कुछ ना कुछ इस तरफ आना है। सो वो जो इतनी मेरे साथ बुरी हुई थी, इतने अंडे दायरे बने, आर्टिकल फेंक दिया अबू ने, उसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन मैंने कुछ लिखा, और उस जमाने में बच्चों के दो ही तीन बड़े रिसाले थे। एक तो जुगनू था जो शेख गुलाम अली एंड सन्स वाले छपते थे, एक फिरोज सन्स वालों का तालीम और तरबियत था, और एक हमदर्द वालों का, हकीम सईद साहब जो है हमदर्द वाले, उनका नौने हाल था। ये तीन बहुत पाए के, बहुत क्लास के बच्चों के मैगजीन थे। उसमें मैंने जुगनू में, जो शेख गुलाम अली एंड सन्स वालों का था, उसका घर पे तो आते थे सारे मैगजीन बच्चों के, उसमें मैंने लिखा उसका एड्रेस और अपना वो जो भी लिखा था वो भेज दिया। वो जनाब अगले महीने छप गया। वो छप गया। मेरे तो खुशी थी, मुझे तो समझ ना आए कि मैं दुनिया को बता दूं कि जी मेरा जुगनू में छप गया है। और मैंने बड़ी खुशी खुशी, क्योंकि मुझे अब्बू का ज़ाहिर है नहीं पता था कि वाले साहब के पीछे मकसद क्या था, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, हिडन एजेंडा उनका क्या था। तो उन्होंने बड़ा ना उस वक्त मतलब मेरा ख्याल था कि वाले साहब खुश होंगे। ये पहले उन्होंने कहा था सही छपने वाला नहीं है, तो अल्टीमेट मुझे एक्नॉलेज कर लिया गया है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जो बच्चों के मैगजीन में मेरा आर्टिकल छप गया। लेकिन उन्होंने मुझे ना फिर बड़ा डिस्करेज किया, कहते ये तुमने क्या किया, मैं नहीं चाहता कि आप जर्नलिज्म में आए और ये अपना वक्त ज़ाया करें, आप साइंस की तरफ जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन इस फील्ड में नहीं आना आपने, इस जो जिसका नाम जर्नलिज्म है। अब मुझे समझ आई कि वाले साहब ने वो जो दायरे लगाए थे उसका मकसद ये नहीं था कि उसका मतलब मुझे मुझे डिस्करेज करना था और ये इस तरफ ना आने करने का करना था। अब ये तो मुझे समझ में आ गया कि वाले साहब नहीं चाहते, लिहाजा मैंने फिर अवॉइड ही करता था। लेकिन वो कहते हैं ना, वो एक जो पुश होता है या एक वो निकलना होता है, कैथारसिस वो निकलता है। अल्टीमेट मैंने भेजना शुरू कर दिया, इमरोज मैगजीन में, जंग मैगजीन में, बच्चों के अखबारात में। वो मेरी चीजें छपती रही, नात छपी मेरी, मैं बहुत छोटा था, 9-10 साल का हूँगा, तो मेरी नात शरीफ जो है वो छपी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसकी मुझे बड़ी खुशी है। अभी पिछले दिनों मैं वो मैगजीन मुझे मिला भी, मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं वाज 9 आई थिंक सो, उसको जब मेरी वो नात शरीफ है, 10 साल का हूँगा, वो नात शरीफ छपी। तो इस तरह ये कह लें कि मैंने वो साइंस पढ़ी, मैं मतलब साइंस का स्टूडेंट रहा, लेकिन साथ साथ में मेरा जो लिखने का सिलसिला था वो जारी रहा। और एक वक्त आया कि फिर मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन में जब एडमिशन लेना था, तो वाले साहब ने उस वक्त भी कहा कि आपने मैथ्स कम्युनिकेशन में एडमिशन नहीं लेना, इसे किसी भले और सब्जेक्ट में ले लें, इसमें ना लें। लेकिन वो लेना था, मैंने ले लिया उस वक्त। तो लेकिन वाले साहब का ये था कि उन्होंने मुझे कोई मना नहीं करते थे, बस कहते थे कि ये मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है, आगे आपने जो फैसला करना है देख लें, जैसा भी है। तो यही मैंने अपने सर बच्चों के साथ भी यही रवैया ये रखा कि जो मर्जी करें, मेरे वाले जैसा साहब आप, भी कहते हाँ, जैसे मेरे आपने वाले जो साहब करना भी है आप खुद, इस टाइम बैठ के वो देख रहे हाँ, होंगे। अच्छा। और इस टाइम बैठ के वो तो देख वो रहे फिर होंगे, और जब मैंने डिसीजन लिया था तब वो यही कहते अच्छा, थे कि इस तरफ नहीं जाओ, इंजीनियरिंग की तरफ जाओ, आईटी की तरफ जाओ। तो हाँ, बस नहीं फिर इस तरफ उसको जब आपके पास तो बड़ा एक्सपोजर है, आपके पास तो बड़ा प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, डिजिटल मीडिया आ गया। हमारे जमाने में तो मैं बता रहा हूँ ना, अखबारात थे, टेलीविजन पे वैसे ही कंट्रोल था गवर्नमेंट का, और कोई मतलब तनख्वाहें होती नहीं थी बेचारों की, सहाफियों की। और ये एक मार्केट में ये कहा जाता था कि जिसको कहीं नौकरी नहीं मिलती वो सहाफी बन जाता है। तो वाले साहब, चूंकि मुसाफिर वाले बन साहब खुद सहाफी नहीं है, मतलब वो एक्चुअली पीआर के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट से ताल्लुक था उनका, पाकिस्तान पब्लिक जी, रिलेशन सोसाइटी के फाउंडर्स से हैं, और वापडा में बड़ी आला पोस्टों में काम किया उन्होंने। लेकिन जर्नलिज्म से चूंकि पब्लिक रिलेशन का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, वो जुड़े होते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब वो वहां से छोड़ा वापडा, तो फिर जंग में आ गए, फिर इमरोज में आ गए। तो लेकिन वो कहते थे कि यहाँ इसमें इस फील्ड में पैसा भी नहीं है, लेकिन ये थैंकलेस जॉब है, इसका ना कोई फायदा नहीं होना, आप आपने फैमिली बनानी है, अपना करियर बनाना है, इसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन वही हुआ कि जब मैंने ज्वाइन किया, पहले सबसे पहले मैंने जंग ज्वाइन किया मास्टर्स करने के बाद, उसके बाद मैंने नवाए वक्त ज्वाइन किया, फैमिली मैगजीन में रहा, फिर नदाए मिल्लत में रहा, फिर 2002 में फिर मैं जंग ग्रुप के साथ आ गया। तो पिंडी से मैंने आगाज किया था, उसके बाद ये फिर सिलसिला चल सो चल,
फिर यूएन के कोई प्रोजेक्ट्स थे, फिर वो मीडिया के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी रहा। फिर पढ़ाने की तरफ प्रोफेसर मुगीस साहब जो हमारे उस्ताद हैं, ये 94 में अमेरिका से डॉक्टर मुगीस, अल्लाह उनकी उन्हें गरीक रहमत करे, मग़फ़िरत फरमाए, पिछले साल कोरोना की वजह से वो भी इसके शिकार हुए। और हमारे इधर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के फाउंडर भी हैं, डीन इसके अपना इसके डिपार्टमेंट के पहले उसके बानियान में से बानी है इसके। और वो 94 में जब अमेरिका से आए, आयोवा अमेरिका से पीएचडी करके, तो पाकिस्तान के पहले पीएचडी थे जो यूएसए से, यानी। और मुझे याद है कि मैं उनकी क्लास में बड़ा खुश रहता था, क्योंकि वो नई बातें करते थे, स्टीरियोटाइप जो पुरानी बातें किए जा रहे हैं जी, वो ये पढ़ें वो पढ़ें, वो उससे नई बातें बताते थे कि अब इम्पैक्ट ऑफ मीडिया क्या है, बिहेवियरल चेंज कैसे होता है, और मीडिया थ्योरीज क्या है, प्रोपेगेंडा साइंस क्या है, टेक्निक्स क्या है, मीडिया कैसे लोगों के रवैये बदलता है, ओपिनियन कैसे चेंज करता है। वो नया नया पढ़ के आए थे, और अब मुझे याद है हम सब उनकी क्लास में बहुत ज्यादा खुश रहते थे और बड़ा एंजॉय करते थे। तो प्रोफेसर मुगीस सल्लल्लाहु उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना ये जर्नलिज्म को छोड़ें, तो आप ना इधर आ जाएं, मैं आपको उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के वो डायरेक्टर भी थे इसके इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज के, और डीन भी थे इसके अपना बिहेवियरल साइंसेज के। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना आ जाएं, तो आपका 8-9 साल एक्सपीरियंस हो गया है, 5-6 साल एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप ना सीधे इधर आ जाएं, तो मैं आपको ना यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर ले लेता हूँ। मैं कहा सर, मेरे हमारी फील्ड में इतना ग्लैमर है, कहाँ मीडिया, कहाँ इधर से आगे मैं एक वो मतलब थकी हुई सी क्लास को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कोई समझ नहीं पा रहा कि मैं उससे इतने ग्लैमरस दौर मतलब दुनिया को छोड़ के इधर पढ़ाने आ जाऊँ। यानी उस वक्त मैं इस तरफ आना नहीं चाह रहा था ना, मेरा कोई ख्वाहिश थी। हालांकि मुझे वो 2003-4 में अगर मैं उस वक्त उनकी बात मान लेता, तो मैं फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि इस फील्ड में बहुत पहले ही आ जाता। लेकिन ये है कि दरस व तदरीस से ताल्लुक मेरा शुरू से ही है, चूँकि मैट्रिक से मैं पढ़ा रहा हूँ। उसमें मुझे याद है लामा इकबाल टाउन में स्टूडेंट्स, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, और वो मुझसे पढ़ते थे और मैं उन्हें पढ़ाता था। अक्सर स्टूडेंट्स मेरे ही हम उम्र हैं। मतलब मुझे याद है जो मोहल्ले की लड़कियां या लड़के पढ़ने आते थे, तो वो मेरे ही हम उम्र होते थे, या ज़्यादा मैं उनसे 1 साल का फ़र्क होता था। मतलब मैं एफएससी में हूँ, वो मैट्रिक में है। तो ये कह लेंगे पढ़ने का, पढ़ाने का सिलसिला बहुत अरसे से चल रहा था, और ये मैं वैसे ही अपनी पॉकेट मनी के लिए करता था कि थोड़ा सा अर्निंग मेरी रहे और पेरेंट्स पे ज़्यादा बोझ ना बने, क्योंकि वाले साहब कहते थे कि ये आपको ऐसा नहीं करना। लेकिन मैं कहता था कि थोड़ा सा मेरा फारे टाइम होता है, उसमें मैं करता हूँ, मैं कौन सा कोई हर वक्त ये काम करता हूँ। खैर, वो जो सिलसिला ये प्रोलॉन्ग करता गया, और फिर मैं जर्नलिज्म के अंदर ही रहा। फिर एक वक्त आया कि डॉक्टर साहब ने यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए, तो इन्होंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी में अपना डिपार्टमेंट कायम किया इसका, मैस कम्युनिकेशन का। तो ये बात हुई 2009 या 10 की गालिबन है, या 11 की है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने ना ज्वाइन करना है हमें, और आपने लाजमी जो आपकी प्रोफेशनल जो अपनी अप्रोच है, जो एज अ प्रोफेशनल आपने जो सीखा है, लर्निंग किया है, तो ये आपने एकेडमिक्स तो आपने यही किया, लेकिन आपने जो आपने लर्निंग आपकी हुई है, जो आपकी प्रोफेशनल जिंदगी है, उसमें आपने जो तकालीफ सही है या बर्दाश्त किया है, या सिस्टम को समझते हैं, और आपका जो एक्सपीरियंस है उसको आपने स्टूडेंट से शेयर करना है, और यही एक्चुअली प्रैक्टिकल जर्नलिज्म है। तो मैं उनको तो इनकार उस वक्त नहीं कर सका, तो मैंने ये कह लें कि उस वक्त उन्होंने मुझे सुपीरियर यूनिवर्सिटी में मैं उनके साथ आ गया, कि उससे 3-4 साल पहले एमएओ कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन का आगाज होना था। तो हमारे उस्ताद थे प्रोफेसर डॉक्टर मस्कीन अली हिजाजी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो डॉक्टर मुगीस के भी उस्ताद हैं, मेरे भी उस्ताद हैं। तो उस मुनासबत से आप लोगों के दादा उस्ताद हैं। ज़ाहिर है हमारे उस्ताद हैं तो आपके दादा उस्ताद हैं। तो डॉक्टर मस्कीन हिजाजी साहब ने उस वक्त सोचा था कि एमएओ कॉलेज में, यानी कॉलेज लेवल पे भी मैथ्स को हम स्टार्ट किया जाए। उस जमाने में भी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियां नहीं स्टार्ट हुई थी कि हर जगह पे मैथ्स कॉम हो रहा है, और ये सिलसिला सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी करवा रही थी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी करवा रही थी, कराची यूनिवर्सिटी करा रही थी, 1-2 और यूनिवर्सिटी करा रही थी। तो प्राइवेटली कहीं नहीं होता था ये। तो अभी भी प्राइवेटली तो कहीं नहीं होता है, इसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना पड़ता है, ये प्रोफेशनल डिग्री है। तो क्या हुआ कि डॉक्टर साहब, मुझे याद है कि जब वो उसकी डॉक्टर मुगीस साहब वहाँ थे, जो जाहिद साहब वहाँ थे। अच्छा, मैं उसमें शामिल था उस प्रोजेक्ट में
कि वहाँ MA कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट शुरू करना है। मैं था और न्यूयॉर्क में हमारे दोस्त होते हैं, अवैस साहब, अवैस सलीम नाम है उनका, वो थे, और डॉक्टर जाजी साहब थे। हमने वो स्टार्ट किया हुआ। तो मुझे याद है प्रोफेसर मुगीस सर ने उस दिन कहा था कि मैंने एक अपने उस्ताद जो डॉक्टर मस्कीन हिजाजी साहब हैं, और एक जाबिर, और ये इसकी वजह से जो दूसरा मैंने नाम लिया है, हमारे दोस्त जो हैं अवैस सलीम साहब, उनकी वजह से, ये अपने इन शागिर्दों की वजह से और प्रोफेसर हिजाजी साहब की वजह से ये इजाज़त दी है फर्स्ट टाइम कॉलेज लेवल पे कि मैथ्स कॉम स्टार्ट हो। तो ये भी एक उस्ताद की तरफ से बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि उन्होंने इतना ज्यादा इसे किया। तो लेकिन उस तरह मैंने वो थोड़ा सा आगाज कह लें हो गया था, लेकिन बाकायदा कह लें कि वो सिलसिला जो है वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी, फिर इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, UMT और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में ये मैंने पढ़ाता रहा और सिलसिला ये चलता रहा। इसके अलावा पब्लिक रिलेशंस के हवाले से भी मेरा, क्योंकि वालिद साहब को मैंने देखा, पाकिस्तान में पब्लिक रिलेशंस के वो फाउंडर्स में से हैं सोसाइटी के। तो इंजाकत भट्टी साहब, बुचा साहब, ये सारे बचपन के मुझे याद है, वापडा हाउस में अक्सर मुलाकातें होती थी, तो वो भी एक्सपोजर था। तो मैं PR की तरफ भी गया, मुख्तलिफ बहुत बड़े पाकिस्तान के इदारों में मीडिया प्रैक्टिशनर, जो PR प्रैक्टिशनर की हैसियत से भी मैंने काम किया। उसमें वासा है, एक दो इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं, वो भी शामिल है उसमें। तो मेरा ख्याल है काफी सर तफसील से मैंने, हाँ जी बिल्कुल। सर यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपकी किताबें हैं मुगल एम्पायर के ऊपर, मुगल के ऊपर, जो उनका डिक्लाइन था, और फिर उसके बाद उनके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा आप हिस्टोरी आपने उसके स्टडी किया हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो मुगल यहाँ पे हिंदुस्तान में जिन्होंने हुकूमत की, तो उनका डिक्लाइन क्यों हुआ था? इतनी बड़ी एम्पायर, और उनका मतलब एक चार्म था पूरी दुनिया में, एक मुगल एम्पायर थी, तो उसका डिक्लाइन की वजह, जी। इस पे मेरे उसके बहुत जवाल से की वजह लेक्चर, क्या? मैं समझ रहा हूँ, इसके बहुत से लेक्चर्स हैं मेरे ऑलरेडी हैं, और बल्कि UCB के स्टूडेंट्स ने इस हवाले से बहुत मेरे रिकॉर्डिंग्स भी की हुई हैं जो ऑलरेडी इंटरनेट पे हैं। देखिए मुगल्स जो है ना 1526 में आए, जब ज़हीरुद्दीन बाबर आए यहाँ, पानीपत की पहली जो जंग हुई 1526 में, और उन्होंने मुगल एम्पायर कायम की। और उसके बाद राणा सांगा से उनका जंग हुई, 4 साल वो रहे, उनकी डेथ हो गई। हुमायूं आए, वो भी ज्यादा उनको टाइम नहीं मिल सका, शेरशाह सूरी ने धोखा दिया और वो सूरी एम्पायर कायम कर दी। हुमायूं ईरान चले गए, वहां से आए। अभी उनको भी अभी मौका नहीं मिला था स्टेबल होने का, कि उनकी भी डेथ हो गई। वहां से नमाज के पढ़ने के लिए उतर रहे थे अपने कुतुब खाने से, तो पाँव स्लिप हुआ और गिर गए, फौत हो गए। तो उनका जो बेटा अकबर था, जिसे अकबर दी ग्रेट कहते हैं, अकबर आजम कहते हैं, वो ही वॉज जस्ट 13, उमरकोट में था। उसको बुलाया गया, और उस वक्त उसके जनरल्स ने, बैरम खान ने और दीगर लोगों ने कहा कि हमारा यहाँ कुछ नहीं है, देखें जो जिस मकसद के लिए हम आए थे वो पूरा हो नहीं सका, स्टेबिलिटी कायम नहीं हुई है, हिंदू हमारे अलग खिलाफ हैं, मुसलमान भी खिलाफ हैं, सूरीज भी खिलाफ हैं, पठान भी खिलाफ हैं, और हत्ता कि मुगल फौज के अंदर भी वो एक डिसाइड हो चुके हैं कि यहाँ का जो मौसम है, वो हम ठंडे इलाकों से आए थे, सेंट्रल एशिया से, वो कहाँ मच्छरों ने उनकी यहाँ मत मारी हुई थी, मच्छर हैं कहीं, अभी बारिश हो रही है, खाने पीने भी सही नहीं है। तो बड़े तंग थे यहाँ से वो कहता है। लेकिन उसने 13 साल बच्चे ने उस वक्त तलवार निकाली और कहा कि नो, मैंने अपने दादा का ख्वाब बाबर का पूरा करना है, और मैं वापस हम नहीं जाएंगे। उस 13 साल बच्चे का विजन देखें, इसी को द ग्रेट कहते हैं। बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े बड़े फातिहीन आए हैं, लेकिन सब द ग्रेट नहीं है। तारीख में द ग्रेट बड़े कम लोग हैं, कम लोगों को जगह मिलती है, इनको द अजीम कहा जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे है, अशोका द ग्रेट है, ठीक है ना, अकबर द ग्रेट है। तो अब उसमें क्या वजह है कि 13 साल बच्चे का विजन देखे कि मैंने नहीं पलटना, हालांकि तमाम सीनियर जनरल्स कह रहे थे यहाँ हमारा कोई नहीं है, हमें वापस जाना है। उसने पे वो जो तलवार निकाली, और जब वापस म्यान में गई, तो दुनिया की उस वक्त की स्टैब्लिश्ड एम्पायर वो कायम कर चुका था। दुनिया के नक्शे पे एम्पायर कायम हो चुकी थी, मुगल एम्पायर, द ग्रेट मुगल एम्पायर। और उसके बाद जहांगीर आए, फिर शाहजहां आए, औरंगजेब आए। औरंगजेब जो है वो उनकी वफात तक जो है फरवरी 1707, ये जो दौर है, इस तक जो है ये मुगल इस्म कहते हैं, जो राइज ऑफ मुगल्स है, ये उनका पीक है। इब्ने खल्दून भी ये कहता है कोई भी कौम, कोई भी मुआशरा एक खास लेवल तक जो है ना 100 साल उसने कहा है कि उसका टाइम होता है अमूमन।
तो मुगल्स ने ये ऑटोमन्स ने और मुगल्स दोनों ने इस पीरियड को क्रॉस किया है, ज्यादा अरसा इन्होंने। इसके अंदर जो पीक है ना, बहुत मतलब पौने 200 साल बनते हैं, 181 ईयर्स जो मुगलों का पीक है, यानी 1526 से 1707 181 ईयर्स बनते हैं, यानी पौने 200 साल उन्होंने एक ऐसी कौम पर हुकूमत की जो मुसलमानों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। अभी मोदी का रवैया देख लें। और यहाँ हम मिनोरिटी थे, वो मेजोरिटी थे। फिर सिख एलिमेंट था, फिर उसके अलावा हमारे अंदर मुस्लिम्स के अंदर बहुत ज्यादा अपने इश्यूज थे। उसके बावजूद उन्होंने 181 ईयर्स रूल किया और एक दुनिया की सबसे रिचेस्ट एम्पायर इन एंटायर हिस्ट्री, ऐसी नहीं मिलती है आपको। और बीबीसी पीछे रिपोर्ट दे रही थी कि जब औरंगजेब की डेथ से 7 साल पहले 700 एडी में दुनिया के टोटल जीडीपी का तकरीबन 25% मुगल एम्पायर में था, द वर्ल्ड्स रिचेस्ट एम्पायर। सिर्फ बंगाल का जो रेवेन्यू है वो शाहजहां के दौर में 9 करोड़ रुपया था। और जो इल्जाम हिस्टोरियंस बाज जो ब्रिटिश प्रोपेगेंडा से मुतासर, हिंदू प्रोपेगेंडा से मुतासर हैं, और हम लोग उन्हीं चीज़ों को कॉपी करते रहते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं बगैर पढ़े, और लॉजिकल बात नहीं करते कि जी शाहजहां ने चूंकि ताजमहल बनवाया, इमारतें बनवाई, उसकी वजह से बैंकक्रप्ट हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सूबे का रेवेन्यू 9 करोड़ रुपया है और ताजमहल 3 करोड़ में बना 17 साल में। 17 साल में बना, तो एक साल में जो एक सूबे का रेवेन्यू जो है वो 9 करोड़ रुपया है। और जिस वो तख्त पे बैठता था, शाहजहां ने बनवाया, तख्त ताऊस से, पीकॉक थ्रोन कहते हैं। तो पीकॉक थ्रोन जो है वो उस जमाने में डबल लागत से बना था, यानी ताजमहल जितने का बना उससे डबल में 3-6 करोड़ रुपए का बना वो। तो अंदाजा लगा लें वो जिस तख्त पे बैठता था वो ताजमहल से ज्यादा कीमती था। जैसे तख्त ताऊस कहते हैं, जैसे नादिर शाह लूट के ले गया, ईरान ले गया। तो और कोहिनूर जो है वो भी नादिर शाह ले गया, वो मर के बरतानिया के पास है। सो ये जो डिक्लाइन, जो बेसिक जो डिक्लाइन की वजह है, मैंने बहुत सी बताता हूँ, लेकिन वो रोल ऑफ सैयद ब्रदर्स है, रोल ऑफ किंग मेकर्स है। औरंगजेब ने कहा था अपने बेटे को कि इनको की पोजीशन ना देना। दो भाई थे, सैयद ब्रदर्स कहते हैं, किंग मेकर्स, और वो ना देना। उसने अपने बाप की बात नहीं मानी। उसे तारीख में शाह बेखबर भी कहते हैं, बहादुर शाह अव्वल, मौजम बहादुर शाह उसका नाम था। और ये भी अजीब है कि डिक्लाइन के दौर का पहला जो बादशाह, उसका नाम भी बहादुर शाह है अव्वल, और जो लास्ट है 150 साल बाद, उसका नाम भी बहादुर शाह है, वो सेकंड है, बहादुर शाह सेकंड। लेकिन दरमियान में 150 साल है। यानी मुगल जो ओवरऑल पीरियड है, यानी डिक्लाइन इनका 150 साल का है और राइज इनका 181 ईयर्स है। इन्हें तकरीबन 325 साल इन्होंने एक रॉयल फैमिली ने रूल किया। पूरी नई तहजीब इन्होंने दी इस इलाके में। नेहरू खुद अपनी किताब में लिखते हैं कि हमें बोलना, खाना, पीना, पहनना, हत्ता कि इमारतें बनाना, फ्राक कुली इमारतें बनाना, वरना यहाँ तो पता है कि तंग तंग जो हिंदू जो आर्किटेक्चर है वो क्या है, तंग इमारतें, एक बंदा बड़ी मुश्किल से घुसता है अंदर, और जैसे इनके मंदिर पुराने देखे आपको अंदाजा हो जाता है। तो मुसलमानों ने, खासतौर मुगलों ने आके एक नया, एक पैराडाइम शिफ्ट था हिंदुस्तान की तहजीब के अंदर। पूरी की पूरी जबान, कल्चर, आर्किटेक्चर, मतलब लिबास, हर चीज, हर नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, हर तरफ से उन्होंने एक नई तहजीब, एक नया तमद्दुन, एक नया कल्चर उन्होंने मुतारिफ कराया। उसलिए उनको ग्रेट मुगल्स कहा जाता है। और जो परसेप्शन इनके बारे में मैं बताया, रोल ऑफ सैयद ब्रदर्स है। उसके अलावा जब उन्होंने क्या किया कि जो लाइक बादशाह थे, लाइक शहजादे थे सॉरी, उनको मरवा दिया। और जो बीमार, जो तपे देख के मरीज हैं, कोई 4 महीने जिया, कोई 5 महीने जिया, और वो कहते थे, तकब्बुर में इतना आ गया तो कहते थे कि हम किसी को जूता मार दें तो मुगल शहनशाह बन जाता है। उनको ये नहीं एहसास था कि वो अपने ही लोगों के लिए कब्र खोद रहे हैं, और वो सिर्फ वो नहीं भुगतेंगे, वो आइंदा सदियां भुगतेंगी, वो तारीख भुगतेगी, वो हम लोग भुगतेंगे। और हम आज ही भुगत रहे हैं कि जो अंग्रेजों की गुलामी हमने बर्दाश्त की है तकरीबन 190 साल, वो उसका अभी तक ज़हनी गुलाम है। हम अभी तक हम अपने कल्चर को नहीं समझ पा रहे। हम एक अजीब सी कौम बन चुके, कौम भी नहीं है, हम कम कौम भी नहीं बन सके। तो ये एक उन 2 ब्रदर्स की जो गलती है, वो कह ले, एक बहुत सी वजूहत है, बहुत सी वजूहत है। लेकिन जब लाइक लोगों को उन्होंने मरवा दिया, नलायकों को बादशाह बनाया, उसमें बहुत से लोग हैं, फर्रुख सैयद है,
उसमें जहांदार शाह है, उसमें फिर मोहम्मद शाह है जिसको रंगीला कहते हैं। रंगीले ने जान तो छुड़वा ली इससे, इनको दोनों को मरवा दिया भाइयों को, लेकिन उस वक्त नुकसान बहुत हो चुका था। मोहम्मद शाह खुद कभी भी हरम से बाहर निकला नहीं था और औरतों के अलावा किसी चीज का पता नहीं था। तो जितने जो लड़ने वाले जो जो जंग को समझते थे स्ट्रेटजी को, उनको इन्होंने मरवा मरू दिया था। और यही वजह हुई कि मोहम्मद शाह के ज़माने में जब नादिर शाह ने हमला किया और वो वहां से निकला ईरान से वो कंधार को उसने कैप्चर किया, कैप्चर वहां से वो काबुल पहुंचा, जलालाबाद से होता हुआ पेशावर से लाहौर, मुल्तान, लाहौर से दिल्ली पहुंच गया। तो शहनशाह को, मुगल शहनशाह को जब कहा कि जी वो पहुंच गया नादिर शाह, उसने बड़ा तरही जुमला बोला था, हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली बहुत दूर है। उसने कहा कि शहनशाह मौजूम वो बाहर आ चुके हैं दिल्ली से। तो तारीख की दान बताते हैं कि उसके हाथ में शराब का प्याला था और वो कांप रहा था, ऐसे ऐसे लरसता हुआ वो गिर गया और परेशान हो गया कि अब क्या होगा। उसे कभी जिंदगी में जंग नहीं लड़ी थी। तो ये उसकी इब्तदाई वजह है। इसके अलावा जब वो फिर उनका जबरदस्त कम्युनिकेशन सिस्टम था, जिसे आप कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम, वकाए नवीस थे, खुफिया नवीस थे, सीक्रेट सर्विस थी उनकी बकाया, वो सारा डिक्लाइन हुआ जब नाहल लोग बैठे जिनको औरतों और यानी वाइन एंड वुमेन, इसके अलावा कोई उनको काम ही नहीं था। जब डिक्लाइन स्टार्ट हुआ तो वाइन और वुमेन में कहाँ से इंफॉर्मेशन सिस्टम देखना था उन्होंने, कौन सा डार्क चौकी निजाम देखना था, तलवार कहाँ से पकड़नी थी। वो फिर डिक्लाइन दर डिक्लाइन, जब नादिर शाह ने लूटमार की 1739 में, तो दुनिया में पोल खुल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल गया कि मुगल कमजोर हो गए और अंग्रेज भी मैदान में आ गए, मराठे भी मैदान में आ गए। और मराठों को सबसे पहले दिल्ली में कौन लेके आए थे? यही शहीद ब्रदर्स लेके आए थे। इन्होंने लुटिया डुबोई है हमारी, और सारे अपने ही है, अपने ही कहते हैं ना कि नुकसान पहुंचाते हैं। अगर 1757 में एक चांस था, अगर लॉर्ड क्लाइव ने जब उसको जब उसका लड़ाई हुई उसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ, तो एक तो नुकसान ये हुआ कि जब नादिर शाह गया तो सारी दौलत लूट के ले गया। अभी बीबीसी की रिपोर्ट में उस दिन देख रहा था कि बीबीसी ने 2015 में कहा है कि जो नादिर शाह कितनी लूट मार की उसने, तो वो उस जमाने का 70 करोड़ रुपए बनता है, जो 2015 के जो अदाद-ओ-शुमार हैं डॉलर के, वो तकरीबन 160 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। ये बीबीसी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, बीबीसी कह रही है। यानी नादिर शाह 160 बिलियन डॉलर्स लूट मार के ले गया, तख्ते ताउस ले गया, अच्छा के मिंट उठा के ले गया, जो जिसमें सिक्के डालते थे, टकसाल जिस कहते हैं, वो भी उठा के ले गया। तो जब वो गया तो मुगल फौज खत्म हो चुकी थी। बादशाह के पास नई फौज जमा करने के लिए, उसको तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं था। सारे खजाने बाबर से लेके औरंगजेब से उसके बाद के खजाने में लूट के ले गया। यानी 160 बिलियन डॉलर मजाक नहीं है। ताजमहल 3 करोड़ में बन रहा है, तख्ते ताउस उस जमाने में 6 करोड़ में बन रहा है। और आप नजर करेंगे उस जमाने का 70 करोड़ रुपया, उस जमाने का 70 करोड़ रुपया ले गया उठा के, सब कुछ उठा के ले गया। उसके बाद जब फौज ही खत्म हो गई तो सब दुनिया को भरम टूट गया। दुनिया को पता चल गया कि मुगल फौज खत्म हो गई है, अब मुगल बादशाह बेबस है। उससे क्या हुआ कि जो मुख्तलिफ जो सूबों में गवर्नर्स थे वो खुद मुख्तार हो गए। तो बंगाल का अली वर्दी खान खुद मुख्तार हो गया, निजामुल मुल्क आसिफ जा खुद मुख्तार हो गया, हैदराबाद दक्कन में, अवध में सादुल्ला खान को खुद मुख्तार हो गया। तो अली वर्दी खान का जो बेटा था सिराजुद्दौला, उसने कहा कि अंग्रेजों को निकालना है मैंने। उसने अटेम्प्ट की, कोशिश की, उसने फेंटा लगाया अंग्रेजों को। लॉर्ड क्लाइव था, वॉज क्लर्क इन ईस्ट इंडिया कंपनी, और बाद में लॉर्ड बन गया लूट मार करके। और इसलिए किया कि जब ये अटेम्प्ट जो है 1757 प्लासी बैटल कहते हैं, इसमें अगर नवाब साहब का सगा चचा मीर जाफर, आज हम ट्रेटर की गद्दारी की जो सिंबल है, वो एक नाम बापा लेते हैं, मीर जाफर। कि मीर जाफर वो खबीस इंसान है जिसे अगर उस वक्त वो अपने भतीजे को धोखा ना देता सिराजुद्दौला को, तो प्लासी की जंग में क्लाइव को शिकस्त होती, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इक़्तिदार कभी ना आता। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वो जो 9 करोड़ का रेवेन्यू है वो आया। उसमें उसने बक्सर में शाह आलम मुगल एम्पर को शिकस्त दे दी, उनके पास पैसा आ गया। जो पैसा मुगल एम्पर के पास जाता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। 9-10 साल में बंगाल जो है कैद पड़ गया वहां। और ये जब गया क्लाइव वापस, तो उसके ऊपर खुद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इल्जाम लगा कि तुमने इतनी लूट मार की है कि वहां लोग मर गए, लाखों बंदे मर गए।
इसने इसने सुसाइड कर ली थी लाइफ में। इस पे इतना इल्जाम लगा था कि तुमने तो वहां लोगों को मार दिया है, भूख से मार दिया है, तुमने इतनी लूट मार की है। सो ये तो इनका रोल है ईस्ट इंडिया कंपनी का या ऐसे लोगों का। खैर, जब आप अपने ही लोग धोखा दें, आखिरी अटेम्प्ट जो की वो सुल्तान टीपू शहीद ने की, जिनको कहते थे गीदड़ की। 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। सुल्तान टीपू जो दुनिया के अंदर इन्वेंटर हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी के, सुल्तान टीपू ने लास्ट अटेम्प्ट की थी, लेकिन 4 मई 1799 को उनके अपने वजीर आजम ने श्रृंगापट्टनम फोर्ट का दरवाजा खोल दिया और सुल्तान लड़ते हुए शहीद हो गए। और जिस दिन वो शहीद हुए 4 मई 1799, तो जनरल हैरिस ने कहा था आज से हिंदुस्तान हमारा है। उसे पता था कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोकने वाला रह गया। ये भी गद्दार है। मीर सादिक ने दरवाजा खोला था, एक हिंदू भी था, लेकिन वजीर आजम उनका जो था मीर सादिक था। धोखा दिया उसको। तो ये धोखों की अपने 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 लोगों के धोखों की दास्तान है। और उसके बाद 1803 में शाह आलम जो मुगल एम्परर थे अंग्रेजों के कंट्रोल में चले गए और 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, कहानी खत्म हो गई। तो आप गौर करिए इसमें कहाँ हिंदुओं का रोल है, कहाँ इसमें अंग्रेजों का रोल है, कहाँ इसमें फ्रेंच का रोल है, कहाँ डच का रोल है, कहाँ पोर्टुगीज का रोल है, कहाँ सिखों का रोल है। अपनों का रोल है सारा। अपनों ने तबाही मचाई है आपकी, हमारी। जी सर, अच्छा मैंने यहाँ पे एक और आपसे क्वेश्चन करना है कि जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसमें मुगल्स को बहुत नेगेटिविटी दिखाई जाती है कि हिस्ट्री में फिक्शन की गई है। जैसे हम मूवीज देखते हैं, इंडिया में बॉलीवुड में मूवीज बनती हैं जो, और इवन के पाकिस्तान के तरीकदार भी अक्सर इस तरह की बात करते हैं कि मुगल्स को एक नेगेटिविटी दिखाई जाती है कि वो तो सिर्फ हर टाइम जो है वो बस अय्याशी में होते थे, अय्याशी में मगन थे, उनको अपनी आवाम की कोई परवाह नहीं थी। तो क्या ये बात कि सच है कि हमें हिस्ट्री में फिक्शन जो की गई है उसके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, हुकूमती सतह पे कोई उस चीज के ऊपर एक चलाएं और जो बिल्कुल सच चीज है उसको सामने लेके आ जाए, जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है उसके सामने सच लेके आ जाए। जी, इसमें मैं अक्सर बात करता हूँ, जो फिक्शन है ना वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है और हिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप हिस्ट्री में फिक्शन लेके आते हैं तो फिर ऑब्वियस है कि उसमें मोहब्बत भी आती है, उसमें फिर ग्लैमर भी आता है, उसमें फिर जैसे वो अनारकली सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा, हम तुम्हें जीने नहीं बिल्कुल। देंगे। वो पृथ्वीराज कपूर इतना बड़ा एक्टर, मधुबाला सामने है और उसके दिलीप कुमार के, और दुनिया की कीमती तरीन उस जमाने की फिल्म बन रही है, के आसिफ उसके डायरेक्टर हैं। तो यार वो फिर फिक्शन ने तो तबाही मचानी थी ना। और वो आज भी अनारकली चुनवा दी गई, हालांकि इम्तियाज अली ताज कहते हैं कि ये कोई ऐसा वाकई नहीं हुआ। सो फिक्शन के जब इस किस्म की चीजों में जाते हैं, और मुझे बताएं कि शहनशाह हिंद जो मैं बता रहा हूँ कि 13 साल बच्चा जो है उसका विजन देखें कि वो लड़ रहा है, उसके पास इतना वक्त कहाँ से आ गया कि वो इनको कनीजों को चुनवा रहा है। और दुनिया की एक से बढ़ के एक हसीना शहजादा सलीम के पास थी, उसको क्या मुसीबत पड़ी हुई थी कि वो एक कनीज के लिए वो अपने बाप से लड़ रहा है। यार ये क्या है यार, ये अकल में नहीं, लॉजिक बात ही नहीं आती है। ठीक है ना। तो ये ऐसी बातें, ये फिक्शन होता है। ये आप ऑटोमन्स में जब पढ़ते हैं, वहां जब फिल्म बनी वो सुल्तान सुलेमान आजम, तुम्हारे तुर्की के दोस्त है, तुर्की यूनिवर्सिटी में, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, दुर्मुश बुलगुर, तो प्रोफेसर डॉक्टर दुर्मुश बुलगुर, उन्होंने मुझे बताया, उनका ये जो ये दिखाया जा रहा है ना, ये तो सारा हमारी अपनी तारीख को मसख कर दी है। ये तो तारीख ही नहीं है हमारी, और ये फिक्शन है। यानी वो भी बेचारे यही सर पकड़े बैठे हुए हैं कि फिक्शन है, हम भी यही सर पकड़े बैठे हुए फिक्शन है। और जैसे हिंदू, मैंने ये तो मैं क्लियर बात कर दी है कि उनका जो राइज है उस जमाने में उन्होंने मिनॉरिटी पे हुकूमत की, और मिनॉरिटी पे करने के लिए हुकूमत आपको मजबूत होना, ताकतवर होना, विजडम होना बड़ा जरूरी है। अगर वो उस वक्त वाइन एंड वुमेन लेके बैठे रहते तो हुकूमत को जो कौन करता। यानी मुगल आजम जो बन गए, इतनी रूल किया उन्होंने मेजोरिटी पे, जो उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे हिंदू, और आज भी तैयार नहीं, कहते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है। तो मुगलों की तारीख का वो जिक्र भी गायब कर रहे हैं। औरंगजेब का तो उन्होंने नाम बदल दिया है दिल्ली की रोड का, और इलाहाबाद का नाम बदल दिया है। वो कह रहे हैं इनका जिक्र हिस्ट्री से निकालें, इनके टेररिस्ट थे ये फॉरनर्स जो थे, मुगल्स जो थे, ये वो कहते हैं, नैरेटिव है उनका। तो ऐसे लोग जो आज 2021 में ये बात कर रहे हैं, उनके ऊपर रूल किया इन्होंने, उनको हिलने नहीं दिया इन्होंने, मुगलों ने। तो अगर ये हर वक्त शराब में, मतलब ये इमेजिन करें कि इधर खातून है, किधर खातून है, वो प्याला हाथ में है, तो फिर क्या फरिश्ते जंग लड़ रहे थे जाके? यार ऐसा नहीं होता।
ये एक मुतरक बादशाह होता था, उसके गिर्द हुकूमत घूमती थी, अगर वो वीक होता था तो हुकूमत वीक हो जाती थी। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, जब डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है, मैं वो बार बार कह रहा हूँ, और डिक्लाइन को भी 150 साल लगा यार, 1.5 मिनट नहीं लगा। 3 दिन में सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया था आपका। तीन दिन में सोवियत यूनियन सुपर पावर, ठीक है ना। लेकिन मुगल हुकूमत को खत्म होने में 150 साल लगा यार, 150 साल। और एंड पे जब जवाल का, जब 1857 में झांसी की रानी कौन थी? मुसलमान थी, मंगल पांडे मुसलमान था, हैं, और बाजीराव वगैरह ये सारे मुसलमान थे। इन्होंने साथ दिया था बड़ी हद तक उस वक्त मुगलों का, ठीक है ना, कि हम, और कहा था कि अंग्रेजों को बाहर निकालना है, ये नहीं कहा था मुसलमानों को बाहर निकालना है। ये तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बाद में आई है, और बहुत ज्यादा इसमें वो डिटेल में जाएंगे, बात बहुत लंबी हो जाएगी, मेरा काफी आपके लिए इतना है। सर, अब मैं जानना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान की करंट सूरत हाल है, जो हम देखते हैं कि पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी लगा है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी आई है, फिर एक सो कॉल्ड सदारती निज़ाम भी आया था जो बीडी मेंबर्स वाला मार्शल लॉ के दरमियान में ही। तो सर, इतने निज़ाम चेंज होने के बाद भी 70 साल या जितने साल पाकिस्तान को आज़ाद हो गए हैं हुए, तो क्या अभी भी पाकिस्तान की हालात ठीक नहीं हुए, अवाम अभी तक वैसे की वैसे है? तो क्या फिर सिस्टम, कौन सा सिस्टम लेके आए जिसकी वजह से ये चीज़ ठीक हो? पहली बात हुआ, पाकिस्तान में क़याम के साथ ही जो बहुत से ऐसी इश्यूज हैं, उसमें कायदे आजम के, आपको पता है कि अगर आप पढ़ें फातिमा जिन्ना की किताब जो है माई ब्रदर, और कर्नल साहब की किताब जो उनके मुआलिज थे कायदे आजम के, वो पढ़ें तो उससे कुछ बड़े आपको इंशाफात होते हैं। और फिर लियाकत अली खान की शहादत लियाकत बाग में 51 में, और उसके बाद पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी कभी आई नहीं। तो बार बार हम कहते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। रामा इकबाल का जो ख्वाब था, वो जो उन्होंने ख्वाब देखा था, वो पाकिस्तान में कभी वो आज तक कहीं किसी लेवल पे इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। हमसे खाली हुई कहते हैं कि कलाम इकबाल ख्वाब है, कलाम इकबाल ख्वाब है। वो ख्वाब कभी सुने वो है क्या? उसके बाद जिन्ना का जो विजन था कायदे आजम का, पाकिस्तान कैसा होगा, वो कहीं पाकिस्तान में कभी आज तक एक दिन के लिए भी नहीं वो विजन वो पूरा नहीं हुआ, ठीक है। और कायदे आजम के साथ आखिरी दिनों में क्या हुआ, वो एयर मार्शल असरफ खान साहब की किताब भी है, उसमें भी मेंशन है उनके साथ आखिरी दिन में 11 सितंबर में क्या हुआ, कराची में उससे पहले जियारत में क्या उनके साथ हुआ। सो एक तो ये इश्यूज हैं शुरू में जो हुए। उसमें टेक्नोक्रेट्स पाकिस्तान के, मतलब जो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद था, वो सियासतदान नहीं था, वो ब्यूरोक्रेट था। सिकंदर मिर्जा कोई सियासतदान नहीं था, वो ब्यूरोक्रेट था। उसी वक्त से ये स्टार्ट हो गया कि इन्होंने जो मशरकी पाकिस्तान के जो आपके हमारे जिन्होंने स्ट्रगल मूवमेंट में, असल में बंगाल से स्ट्रगल मूवमेंट स्टार्ट हुई है। मैंने अभी जिक्र किया 82 की जंग में जो गुलामी सबसे ज्यादा बंगालियों ने काटी है। पंजाब में तो बहुत देर में गुलामी बाकी इलाकों में आई ना, दिल्ली शली में 1757 से बेचारे जो बंगालीज थे वो तो गुलाम हो गए। तो जो बंगालियों की गुलामी है वो ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने तो वो लॉर्ड क्लाइव के जमाने का कैद भी भुगता, जिसमें उसने खुदकुशी भी की। तो वो इसलिए, जो आपको पता है मुस्लिम लीग कहाँ बनी, ढाका में बनी, नवाब सलीमुल्लाह खान उसमें 40 में जो शेर बंगाल एक फजले हक का जो उन्होंने वो किया, मतलब सारा कुछ बंगालियों की पूरी मूवमेंट नजर आती है। तो वो उनका जो रोल था वो हमने नजरअंदाज किया, हमने उनको हकारत से 2 नंबर शहरी कैसे से देखा। आप सदीक साले की किताब पढ़ लें, आप 2 लम्हे पढ़ लें उनकी, मुफ्ती साहब की किताब पढ़ लें, मसूद मुफ्ती साहब की पढ़ लें, अब मुख्तार मसूद साहब की किताब पढ़ लें, कोई किताब उठा के देख लें, स्टेनले वॉलपर्ट को उठा के देख लें, स्टीफन पी कोहन की किताब उठा के देख लें, जिसमें पाकिस्तान के शुरू के जो बताए गए मामलात, वो हमें नजर आता है कि उसमें शुरू से ही मामलात उस तरफ यानी नहीं जा रहे थे। हमने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ ज्यादतियां की, और उनके जो सियासतदान थे उनको ह्यूमिलिएट किया, उनकी तजलील की। वही रिटेलिएशन सामने आया, बिल्कुल 100% सामने आया। उसके बाद 58 में मार्शल लॉ लग गया। कुतुबुल्लाह शाह लिखते हैं वो पहले अयूब खान प्लान बनाए बैठे थे मार्शल लगाने का, सिकंदर मिर्जा उसमें शामिल था। और ये सिकंदर मिर्जा वही बंदा है जो मीर जाफर की औलाद में से था, ये वही उसी की औलाद में से। सो ये जो दौर है, ये अब उसमें जाएं तो एक तो डेमोक्रेसी आपको नजर नहीं कहीं आ रही, फिर मार्शल लॉ आ गया, मीडिया पे कंट्रोल हो गया, जो आजाद अखबारात थे नवाए वक्त को उसने बंद किया,
प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस आ गया, जैसे ब्लैक लॉ कहते हैं। उसके बाद पाकिस्तान टाइम्स पे हमला कर दिया, शाहनामा पढ़े, उसमें डिटेल में जिक्र है, अल्ताफ गौर किताब में भी जिक्र है। उसके बाद इमरोज में हमला किया, ये प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड के अखबार थे, मियां फखरुद्दीन साहब के। मशरक पे अनायतुल्लाह साहब का था, उस पर कंट्रोल कर लिया गवर्नमेंट ने। एनपीटी बना लिया, नेशनल प्रेस ट्रस्ट। आम लोगों को क्या पता। उसके बाद दिखाना शुरू कर दिया जी पाकिस्तान में सब अच्छा हो रहा है, पाकिस्तान में सब दूध की नहरें बह रही हैं, गोल्डन पीरियड है पाकिस्तान का। इतना गोल्डन पीरियड था, इतना गोल्डन पीरियड था कि 69 में जब उसने रिजाइन किया तो उसके बाद अपना ही जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 62 का प्रेसिडेंशियल, उसे कैंसिल करके अब उसको या को इक़्तिदार दे दिया, और उस 2 साल में पाकिस्तान टूट गया। इतना गोल्डन पीरियड था पाकिस्तान की तारीख। यानी ये अकल में आती है बात। लेकिन हमारे वो चूंकि मीडिया पे कंट्रोल था, अभी उस जमाने अखबार उठा के देखें, जो से कहते हैं हिस्ट्री बनती है, रिकॉर्ड बनता है, उसमें तो आएगा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन दौर उस वक्त ही था, और ये अभी भी लोग कहते हैं। तो ये बड़ी चीजें होती हैं कि वो दौर बेहतरीन था तो किस तरह था, लेकिन उसका सोशियो इकोनॉमिक नुकसान क्या हुआ, उसका पॉलिटिकल नुकसान क्या हुआ, उसका पाकिस्तान का जो एक्चुअली बेस थी, जो एक इकोनॉमिक मॉडल जो जेन में था जिना साहब के, इकबाल के, जो एक सोशल मॉडल था इकबाल के और जिना के जेन में, जो सर सैयद का विजन था, वो तो दाएं बाएं हो गया। क्योंकि मिलिट्री गवर्नमेंट की कभी भी ये एजुकेशन प्रायोरिटी पे नहीं आती थी उनकी, ठीक है ना। उसके बाद पाकिस्तान टूट गया, वो बड़ी लंबी दास्तान है, दास्तान गम है कि 50 जो आधे से ज्यादा आबादी का जो मुल्क था, हिस्सा था, 56% जो पॉपुलेशन है, उन्होंने कहा हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, और उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन से हमारे उससे कहा कि हमें बचाओ आके। ये क्या है? ये तारीख का एक लेसन है जिसे हमें सबक सीखना होगा, और हमें सीखना चाहिए, अभी भी सीखना चाहिए। उसके बाद फिर आपको पता डेमोक्रेसी जो आई थोड़ी बहुत, उसको भी वही वो जो भुट्टो जो मैं कोई भुट्टो के हक में नहीं हूँ, भुट्टो से बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन 3-4 बड़े काम कर गया भुट्टो। उसने इस्लामिक समिट बुलवाई। मैं वो पिछले दिनों किताब हमारे सीनियर हैं पीटीवी में होते थे, उनकी किताब उन्होंने लिखी है, बुरहानुद्दीन हसन साहब ने। उन्होंने लिखा कि हम भुट्टो साहब के साथ गए तो 4 दिन में 9 मुल्कों के दौरे किए उन्होंने, अरब मुल्कों के। पाकिस्तान जब नया ये जो मगरबी पाकिस्तान जो पाकिस्तान बना, इंदिरा गांधी के साथ मिले, वो फौजियों को वापस लाने का किया, जो सिविलियन कैदी थे उनको वापस लाने का किया। सदीक साले का भी किताब में लिखते हैं हम यारा दोजख में, कि हम इंतजार करते थे कि भुट्टो साहब की निगोशिएशन हो इंदिरा गांधी से, और हम लोग हमारी जान छूटे इस कैद से। तो भुट्टो हमारे लिए हीरो की तरह थे। ये सदीक साले लिख रहे हैं, जो सदर जियाउल के साथ C-130 क्रैश में शहीद हुए 17 अगस्त 1988। वाज डीजी ISPR in 1988 and he was very close to General Niazi in 1971, क्योंकि ये उस वक्त भी ISPR में थे। सो उस में मेजर थे, तो ये कैद में भी इंडिया की। इन्होंने भी अपनी किताब में बड़ा क्लियर लिखा है कि भुट्टो के क्या क्या कारनामे हैं, क्या क्या किस तरह हुआ। सो उसमें एक तो इस्लामिक समिट करना, इस्लामिक सरबराहों को जाके कहना, शाह फैसल उनकी बात सुन रहे हैं, शाह फैसल इनके कहने पे अमेरिका का तेल बंद कर दिया, कजाफी इनको अपना लीडर मानता है। फिर वो अब देखें कि वो तमाम लोग जो उस वक्त इकट्ठा करना चाह रहे थे, भुट्टो के साथ इस्लामी ब्लॉक बनाना चाह रहे थे, उनका इंजाम क्या हुआ है, कभी गौर कीजिएगा, उनका इंजाम क्या हुआ सबका। तो इससे पता चल जाता है कि हमारे जो दुनिया के अंदर जो बड़ी पावर्स है उनके राज चलता है, उनका कंट्रोल होता है, तो हमारे बस में कुछ नहीं है। उसके बाद जो डेमोक्रेसी आई ही नहीं, कहाँ डेमोक्रेसी आई। जो फिर उसके बाद जियाउल हक का 88 में 13 क्रैश होता है, बीबी साहब आई हैं, और बीबी साहब को पता ही किस तरह जनरल हमीद गुल ने खुद कहा कि हम सिक्योरिटी रिस्क समझते थे, लेकिन हम गलत थे। हमीद गुल का इंटरव्यू मौजूद है, उसको DGI थे उस जमाने में। तो अब उसको सिक्योरिटी रिस्क समझते रहे, वो बेचारी वो भी अपनी जान से गई। फिर नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, 93 में उसने वहीद काकड़ की साहब की बात मानने से इनकार कर दिया, और उसने कहा जी मैं तो ठीक है, मैं आ गया हूँ, आप मुझे ले तो आए हैं, लेकिन अब मैं आपकी बात नहीं मानने वाला। बाद उसके बाद वो क्लैश स्टार्ट हो गया। फिर वो दोबारा जब 2/3 मेजोरिटी के साथ आए, उन्होंने पंगे ले लिए जुडिशरी के साथ। उसके बाद यहाँ की करामत को फर्क कर दिया। फिर ये मुशर्रफ का मसला चल गया, कारगिल हो गया, हालांकि वाजपेयी आ गया था यहाँ, वाजपेयी यहाँ आ गया, और वाजपेयी बीजेपी का लीडर था, और वो प्राइम मिनिस्टर था, इंतहा पसंद जमात का था। और वो कहता है कि मैं दोस्ती बस से, एक सिंबॉलिक बस थी, वाघा बॉर्डर के जरिए मिंटो पार्क आ गया, सिंबॉलिक पॉइंट ऑफ नजरिया पाकिस्तान, आइडियोलॉजी पाकिस्तान।
लाहौर डिक्लेरेशन हुआ या पाकिस्तान डिक्लेरेशन हुआ, और वहीं वो आया तो पीछे से कारगिल स्टार्ट हो गया। वो एक सैबोटाज कहते हैं हुआ या नहीं हुआ। बिल क्लिंटन आया, उसमें पाकिस्तान इंडिया की जंग का खतरा हो गया, अटॉमिक जंग का खतरा हो गया। लो जी मुशर्रफ साहब गए तो गए, पीपल्स पार्टी आ गई, क्या हुआ ये? कौन सी डेमोक्रेसी, कहाँ की डेमोक्रेसी? सब कंट्रोल्ड है यार। बिल्कुल, इस टाइम भी हम देखते हैं तो आप इंटरनेशनल पे देखें तो पाकिस्तान का एक इमेज यही बना हुआ है कि जो हमारी जो हुकूमत है वो कोई और चलाता है, फ्रंट पे कोई और बैठा हुआ है लेकिन हुकूमत पीछे कोई और चला रहा है। और उसी वजह से देखिए तो आप देखते हैं जो रास्ता है वो पहले वहाँ पे ही जा एहतशाम, ये एहतशाम, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये रोजे हशर की तरह यहाँ है। इस पे बात करने का कोई फायदा नहीं है, सारी दुनिया जानती है, सबको पता है। और जो नहीं जानते वो कभी जानना भी नहीं चाहते। इसे कहते कभी हैं जानना कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये एक हमारी नफ्सियात के अंदर एक कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो हम जानते भी होते हैं लेकिन नहीं जानना चाहते जी। नहीं जानना मेरा चाहते। ख्याल है कि सर यहाँ थोड़ा सा इंशाल्लाह मीडिया आपसे जो जी बिल्कुल थोड़ा मीडिया के ऊपर जाना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान में मीडिया का सोशल मीडिया का रोल है उसके ऊपर थोड़ा सा आप बता दें और फिर इंशाल्लाह से हम लोग इस चीज़ को खत्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर किसी चीज़ पे बात करेंगे। तो मैं जी वही सर। आपसे इजाजत भी चाह रहा हूँ, टाइम काफी हो गया है। इंशाल्लाह दोबारा जी जी किसी प्रोग्राम में आऊंगा। मीडिया, सोशल मीडिया पे मेरे बहुत से ज्यादा मैंने स्टूडेंट्स से डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि सोशल मीडिया में जो दरमियान में रोल होता है एडिटिंग का या गेट कीपर का, वो खत्म हो गया है। इसमें हर वो वो बंदा जिसका एक्सपोजर नहीं है, वो अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा, अपनी रिजेंटमेंट, अपना बिल्कुल छोटा सा, माइन्यूट सा, छोटा सा, टाइनी सा एक्सपोजर लेके वो अपना अपने आप को अफलातून समझते हुए, अकले कुल समझते हुए, बुकरात सुकरात समझते हुए वो बोल रहा होता है, ये बोल रही होती है आके। और अपने तई वो बिल्कुल समझता है जैसे वो आइंस्टाइन बन गया है वो। हालांकि एक्चुअली वो कख नहीं होता, वो बंदा या बंदी, मतलब मुझे बताया उसका कोई एक्सपोजर ही नहीं है, लेकिन वो अकले कुल समझता है। और मजे की बात ये है, सोशल मीडिया का दूसरा जो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, ये ज्यादा लंबा नहीं चलना। जब प्रिंट मीडिया आया, उसकी बहुत आजादी आई, उसके बाद अल्टीमेट कंट्रोल हो गया। उसके बाद आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया 60s की डेकेड में, उसने मैजिक बुलेट थ्योरी की आया, यानी मैजिक बुलेट थ्योरी, यानी गोली की तरह असर करते हैं मीडिया के साथ। अल्टीमेट वो कम होते 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 सिलेक्टिव परसेप्शन, सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस, हेजमनी, और ये करते 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 कंट्रोल्ड मीडिया बन गया है। और उसमें एजेंडा सेटिंग भी इन्वॉल्व हो गई, उसमें गेट कीपिंग भी इन्वॉल्व हो गई, सारा ये आ गया। ये भी अभी जो जो ये हेजेमोनिक पैराडाइम है, ये जो चेंज हो रहा है, ये जो अभी सोशल मीडिया आ रहा है, देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो फिल्टर लगा रहे हैं गूगल वाले, फेसबुक फिल्टर पे आ कंट्रोल गया कर है, रहे हैं। कंट्रोल्ड मीडिया आना शुरू हो गया है। और आइंदा 10-15 साल के अंदर आप नहीं बोल सकेंगे, और आप कंट्रोल्ड मीडिया, यही जो जितना उन्होंने आपको आजादी देनी थी दे दी है, और अगले चंद दे दिया। सालों के अंदर कंट्रोल मीडिया होगा। अभी देखा होगा आजकल मसला आ रहा है, लोगों के अकाउंट बंद कर देते हैं, वो कहते हैं जी आपने हमारे रूल्स को वायलेट किया है। अच्छा, पता नहीं होता कौन सा रूल वायलेट किया है। वो एक वीडियो चला दी है, वो उनको नहीं पसंद है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, ढूंढते नहीं जी करना है, ब्लॉक। रिक्वेस्ट देंगी उन्हें, मान लिया तो ठीक है, उन्हें अकाउंट गया, नया बना लो। ये स्टार्ट हो गया मसला, छोटी छोटी कॉपीराइट में मसला बन गया। वो पता है कि आप कोई ऐसा म्यूजिक, कोई ऐसी चीज नहीं चला सकते, वो बंद कर देते हैं या अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं, वो ऑन करके एक दो दफा। तो अब ये स्टार्ट हो गया है, ये जो जितना खुल खेलना था, जो उसका हनीमून पीरियड है, वो खत्म हो गया है सोशल मीडिया का। अगला 10 साल बाद, ये मेरी आप डिपुटेशन लिख लें, बहुत टफ वक्त आने वाला है सोशल मीडिया पे भी जी। सर बहुत बहुत ठीक हो शुक्रिया गया। आपका टाइम का। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह फिर आपसे जी किसी न आपका भी किसी से बात होगी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे खुशी होती है। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा इनकरेज करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं ये आगे आए, उनका एक्सपोजर बेहतर हो। और ख़ास तौर पे जैसे आप कह रहे थे कि जो मुख्तलिफ जैसे हिंदू प्रोपेगेशन है, या ब्रिटिश राज की कॉलोनियल प्रोपेगेशन है, जो पोस्ट कॉलोनियल जो प्रॉब्लम्स हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हैं, हमारे अजहान में घुसे हुए हैं कि हम लोग कोई तहजीब ही नहीं है, हम कौम ही नहीं है, हम कोई अपने कोई हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो हमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताना है कि ठीक है, हमसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, बहुत सी कौमों से हुई हैं, और हमने उन गलतियों से, यानी अपने पास से सीखना है, प्रेजेंट बेहतर करना है, ताकि हमारा पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट हो अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आप पाकिस्तान का फ्यूचर है अल्हम्दुलिल्लाह। और खासतौर पर जो हमारी लड़कियां बच्चियां हैं, वो इन कौम की, मैं उन्हें अक्सर कहता हूं कि आप
जो कौम, अगर हमारी कौम, अगली जो कौम है, पाकिस्तान की नेशन है, उन्होंने लोरियां आपकी गौर से सुननी है। तो अगर आपका अपना ज़हन क्लियर होगा अपने असलाफ के बारे में, अपने फोर फादर्स के बारे में, अपने बुजुर्गों के बारे में, तो आप हमारे कौम के फ्यूचर को आप सिक्योर कर लोगी। आप यूनिवर्सिटीज हैं, आप पहली यूनिवर्सिटियां बचियां जो हमारी। सो आप जो इस वक्त ज़ाया करते हो, करती हैं, दोनों ही लड़के और लड़कियां जो मैं देख रहा हूँ, गॉसिप्स करने में, फजूल चीजें करने में। आप देखेंगे फजूल सी वाहियात सी चीजें आप लगा देते हैं और 3 लाख लोग जी अगले 15 मिनट में देख चुके होते हैं। क्योंकि आप लोगों का जो, हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वही उसी लेवल की होती है, उससे हम उठने नहीं चाहते ऊपर। ये प्रॉब्लम, ये सोशल मीडिया का एक बड़ा ड्रॉबैक है। उसको कैसे क्लियर करेंगे? आप जो कोई काम की बात बताना चाहता है उसके 3 लाइक होते हैं, कोई देखते ही नहीं उसको। बिल्कुल। तो यानी ये क्या है? मतलब ये तो बड़ा सख्त, यही कह रहा हूँ कि इस दरमियान में, एक तो दरमियान में आप हर अपना गुस्सा, हर वो बात जो नहीं करनी चाहिए, हर वो बात जो नहीं बयान करनी चाहिए, हर वो बात जो सेंसर होनी चाहिए, वो आप ओपन डिस्कस करते हैं। उससे पूरा जो एक हजारों साल से जो समाज ने एक डेकोरम बनाया है, जो एक एवोल्यूशन हुआ है, उसको आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं तोड़ना चाहिए। ये बड़ी मुश्किल से असूल ज़ाब्ते हमने तैयार किए हैं, समाज ने तैयार किए हैं, और उस पर डेकेड्स नहीं लगी, इसमें सेंचुरीज नहीं लगी, इसमें हजारों साल लगे। तो उसको आप 2-2 मिनट के अंदर जी ये हमें नहीं मानते, ये हमें नहीं मानना कहते होंगे, ये क्या हुआ? वो मानना पड़ेगा आपको, वो मानना है। क्योंकि सबको मानना है तो आगे समाज को आगे किसी सिस्टम के तहत आगे चला सकेंगे, वरना सब जानवर बन जाएंगे। जानवरों का दौर तो वापस ही लाना ना, हमने इंसान रहना है। जी ऐसी बात है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। हाँ, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद। नाज़रीन ये था हमारा आज का शो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन सीखने के लिए मिली होगी। तो इसी तरह आप नज़रिया को फॉलो करें और आपको डिफरेंट शोज और डिफरेंट शख्सियात से मिलाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।